आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन से। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था किरचॉफ का नियम, पढ़ा था। दो नियम मैंने पढ़ा दिए अच्छे से। आज हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेप के बारे में। व्हीट स्टोन सेप, व्हीट स्टोन वैज्ञानिक का नाम, और इस नियम के आधार पर हम किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध के को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। और व्हीट स्टोन सेप में एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले का यूज करके हम किसी परिपथ में लगे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसकी संरचना के बारे में, इसकी कार्यविधि के बारे में, ठीक है, इसके सिद्धांत के बारे में, इस सूत्र के बारे में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग बना लो, व्हीट स्टोन टेस्ट। और ये चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला और किरचॉफ का नियम। ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब जगह पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी, नीट में, इसलिए ये दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। व्हीट स्टोन टेस्ट पढ़ना है हमको, यानी बनाओ व्हीट स्टोन टेस्ट, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और हेडिंग बना लो व्हीट स्टोन टेस्ट, व्हीट स्टोन टेस्ट, व्हीट स्टोन। बात नहीं करना। पूछ रहे हैं ब्रिज या सेतु का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पुल। अब पुल का मतलब होता है दो अलग अलग स्थानों को बीच में जोड़ना, है ना, दो रास्तों को एक करना, उसी को पता कहते हैं पुल। पुल का काम यही तो होता है, दो अलग अलग रास्तों को एक करना। तो इसमें इसको सेतु या ब्रिज क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें भी परिपथ में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है सर्किट। एक इसमें ऐसा सर्किट होता है जिसको ब्रिज की तरह कार्य करता है। समझ में आई बात। अब देख लेते हैं किसने किया था। CF व्हीट स्टोन ने इसका आविष्कार किया था। व्हीट स्टोन इन्होंने किया था। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। यहाँ लिख लेते हैं, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक आविष्कार किया। ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। नाम पर ही इस परिपथ का नाम या इस नियम का नाम रखा गया व्हीट स्टोन टेस्ट। इसका नाम है CF स्टोन। तो इसमें लिख लो व्हीट स्टोन टेस्ट की सहायता से, यहाँ से लिख लो, वो लिख लेना ब्रैकेट करके, व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से विद्युत परिपथ है, एक खास विद्युत परिपथ है, विशेष विद्युत परिपथ है। मतलब ये कोई उपकरण नहीं है बल्कि एक परिपथ है। समझ गई। इसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं। बोलो, प्रतिरोध भी लगे हो सकते हैं या कोई उपकरण भी लगा हो सकता है, जैसे विद्युत बल्ब। बोलो। और कुछ खास इस तरीके से अरेंज किया जाता है। एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक। बोलो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी रचना के बारे में, इसकी रचना कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं, रचना में हम लिखेंगे इसमें हम चार प्रतिरोध लेते हैं, चार प्रतिरोध। इसमें चार प्रतिरोधों Q, R तथा L भुजाएं या भुजाओं क्रमशः ABC तथा D को इस प्रकार जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे मिलकर एक त्रिभुज की रचना करें। चार भुजाएं जिसमें हो,
ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहलाता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति तो त्रिभुज कहते हैं, जिसमें चार भुजाएं को कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, करते हैं। और इसमें चीजों लिखो, बिंदु बिंदु ए व सी के बीच, बिंदु ए व सी के बीच विद्युत वाहक बल ई का एक ऐसा सेल लगा दें जिसका विद्युत वाहक बल एवं कुंजी के लगा देते हैं तथा तथा बीडी के बीच बीच धारा मापी बताओ धारा मापी किसको कहता है? धारा मापी धारा को मापता है तो धारा मापी कहते हैं, जिसको अमीटर भी कहते हैं। विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है? धारा मापी या अमीटर से मापा जाता है। आई बात समझ में? और विभव मापी, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। धारा को मापने के लिए अमीटर या धारा मापी का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? और एक चीज सुन लो कान खोल के, जब हम वोल्ट मीटर इस परिपथ में लगाते हैं तो लगाते हैं समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाते हैं? समांतर क्रम में लगाते हैं, वोल्ट को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। ठीक, और जब किसी विद्युत परिपथ में हम धारा के मान को मापते हैं तो उसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये बात याद रखोगे, धारा मापी को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में है। और विभव मापी को समांतर। धारा मापी होते हैं दो प्रकार के, एक धारा मापी होता है जिसमें धारा एक ही दिशा में पता चलती है, धारा का मान और सिर्फ एक दिशा पता चलती है, मतलब उसमें दिशा नहीं पता चलती, केवल मान पता चलेगा। समझ में आई? केवल रीडिंग पता चलेगी। और एक धारा मापी होती है जिसमें हमको दिशा भी पता चल जाती है और धारा का मान भी पता चल जाता है। तो जिस धारा मापी से हमको दिशा और मान दोनों पता चल जाते हैं उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा धारा मापी है जो दिशा भी बताता है और मान भी बताता है, धारा किस दिशा में बह रही है और कितना बह रही है। गैल्वेनोमीटर, इसमें सुई बिल्कुल बीच में खड़ी होती है गैल्वेनोमीटर में। ठीक, तो किस तरीके का होता है गैल्वेनोमीटर? यहाँ बिल्कुल बीच में जीरो होता है, समझ गए? और ये सुई बिल्कुल बीच में खड़ी रहती है। जब धारा नहीं बह रही होती तो सुई बिल्कुल बीच में होती है। और इधर नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इस पे जी बना होता है। नहीं ऐसा नहीं, उसमें जीरो साइड में होता है, उसमें जीरो नीचे होता है, अभी दिखा देंगे बाद में। आई बात समझ में? तो ये है गैल्वेनोमीटर। इसमें जब धारा एक दिशा में बहती है तो सुई इधर के नंबर बताते हैं, ये एम्पियर है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर या माइक्रो एम्पियर कह लो या मिली एम्पियर कह लो। समझ में आई बात? इधर वही सेम चीज इधर भी है उधर भी है। तो जब धारा इस दिशा में बहेगी तो सुई इस डायरेक्शन में घूमेगी और मान बताएगी, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जितना भी मतलब धारा बह रही है। अगर ये मिली एम्पियर में तो मिली एम्पियर बताएगी, माइक्रो एम्पियर धारा में तो माइक्रो एम्पियर में बताएगी, है कि नहीं? और अगर धारा की दिशा उल्टी है इस दिशा में तो सुई अब इस दिशा में बताएगी नंबर को। जब सुई इस दिशा में झुक जाए तो समझ लो धारा इस दिशा में बह रही है, तो उस दिशा में झुक जाए तो धारा उस दिशा में, आप बताइए दिशा भी बता रही है मान भी बता रही है कि नहीं? इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। याद रखोगे ये बात। और धारा मापी सिंपल वाला ऐसा होता है, ऐसा इसमें नंबर यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखे होते हैं, इसमें ए बना होता है। सही बात समझ में? तो ये होता है सिंपल वाला, इसमें सिर्फ मान पता चलता है। धारा किसी भी दिशा में बहे तो ही बताएगी, मान बताएगी खाली बस। किसी भी दिशा में धारा बहे, चाहे इस दिशा में बहे चाहे उस दिशा में, ये मान बताएगी खाली बस, ये नहीं बताएगी किस दिशा में बह रही है। गैल्वेनोमीटर से हमको दिशा का भी पता चलता है, तो वो गैल्वेनोमीटर हम बी और डी के बीच लगा देते हैं। ठीक जी, कुंजी के साथ लगा देते हैं, कुंजी K2 इसको K1 कर दो, के साथ लगा देता है, लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है?
किरचॉफ के नियम जैसा ही है भी। अब देखो, अब हम इसका चित्र बनाएंगे। रचना मैंने हेडिंग में लिखवा दी, अब इसके चित्र के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब चित्र बनाएंगे, इसकी संरचना के बारे में बनाएंगे। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, 4 प्रतिरोध लेने हैं। 4 प्रतिरोध कौन कौन से लेने हैं? पी क्यू आर एस, भुजा ए बी सी डी ए डी और बी सी। ये क्रमता देखो मैंने लिखा ना, इसका मतलब ए बी भुजा में कौन सा प्रतिरोध है। पहले हम एक काम करते हैं, हम इस तरीके से समान एक चतुर्भुज बना देते हैं। देखो इससे ये होता है कि थोड़ा चित्र थोड़ा अच्छा बनेगा। और पहले अगर चतुर्भुज वो बनाने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से एक चतुर्भुज बना लो इस तरीके से, क्योंकि हमको इन भुजाओं में लगाना है प्रतिरोध। ऐसा बना लिया। अब हमको यहाँ प्रतिरोध लगाना, फिर एक यहाँ प्रतिरोध लगाना, फिर एक यहाँ लगाना है, और फिर हमको एक यहाँ लगाना है। 4 प्रतिरोध हमको लगाने हैं। और इसका नाम हमको क्या रखना है? पी क्यू आर एस। ये है ए बी, ये भुजा कर दो ए, यहाँ से ए बी कर दो, ये वाली ए बी भुजा हो जाएगी ए बी। और फिर बी के बाद यहाँ क्या आएगा? सी, और फिर यहाँ डी। और यहाँ हमको क्या लगाने हैं? प्रतिरोध लगाने हैं। अब बताओ हमको जरा, ए बी भुजा के साथ कौन सा प्रतिरोध लगाए? पी। तो ये पी हो जाएगा कि नहीं, बताओ? हो जाएगा। अब बी सी भुजा के साथ कौन सा प्रतिरोध लगेगा? क्यू लगेगा ना। फिर है ए डी के साथ कौन लगा है? आर। तो यहाँ आर लगा दो। ये क्रम जरूर याद रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये आर है, और इधर डीसी प्रतिरोध के साथ एस लगा हुआ, तो यहाँ एस लगा दो। ये एस है। आई बात समझ में? इतना समझ में आया? इसके बाद हमने देखो क्या लिखा है, वे मिलकर एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो चतुर्भुज बना दिया कि नहीं बना दिया प्रतिरोधों ने आपस में मिल करके। फिर कह रहा है कि बिंदु ए व सी के बीच ईएमएफ ई का सेल लगा देते हैं। तो ए और सी कहाँ है बताओ? ये ए है और ये सी है। इन दोनों के बीच हम एक सेल लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमने एक सेल लगा दिया, और इस सेल का वैद्युतवाहक बल है ई। ये लगा दिया, और साथ में एक कुंजी भी लगा देते हैं। तो चलो यहाँ कुंजी लगा देते, यहाँ लगाते कुंजी, यहाँ लगा दो कुंजी, ऐसे लगा दो। ये कुंजी K1। आई बात समझ में? और फिर क्या कह रहा है, बीडी के बीच धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर जी कुंजी K2 के साथ लगा देते हैं। अब बीडी कौन है बताओ? ये बीडी है विकर्ण। 2 विकर्ण है, एक एसी विकर्ण है, एक बीडी विकर्ण है। एसी विकर्ण में हमने क्या लगा दिया? बैटरी लगा दिया कुंजी के साथ। और दूसरा जो विकर्ण है बीडी, उसके साथ हम क्या लगा देंगे? एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। बोलो K2 के साथ। तो इनके बीच लगाना है, तो यहाँ लगेगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे गोल बना दो और एक तीर बना दो, जी बना दो ऐसे, ठीक है? या तो तीर बना के जी बना दो, ऐसे तीर बनाओ, ऐसे सीधे बनाओ, और ऐसे जी बना दो छोटा सा। और या अगर बीच में जी ना बनाना चाहो तो साइड में जी बना दो, यहाँ जी बना दो गैल्वेनोमीटर। और साथ में हमको एक कुंजी भी तो लगानी है, तो यहाँ ऊपर कुंजी लगा दो, यहाँ पे कुंजी लगा दो। ये कुंजी K2 है। तो ये जो हमने चित्र बनाया है, ये परिपथ जो बनाया है, ये एक व्हीटस्टोन सेतु है। 4 प्रतिरोध लगे होते हैं साइड साइड चतुर्भुज के रूप में, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और किसी भी दूसरे व्हीटस्टोन सेतु में जैसे कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो जरूरी नहीं कि हर न्यूमेरिकल में तुमको गैल्वेनोमीटर लगा के देंगे, ऐसा जरूरी नहीं। नहीं, अपने आप नहीं, बीच में कोई ना कोई प्रतिरोध लगा होगा। अब ये तुमको देखना है, अब गैल्वेनोमीटर लगाया क्यों गया है? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि लगाया क्यों गया है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम ये है कि जब यहाँ से कुंजी को ऑन करेंगे, मतलब स्विच को ऑन करेंगे, बोलो, तो जब यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो पूरे परिपथ में धारा बहने लगेगी, ठीक है? और जब पूरे परिपथ में धारा बहेगी तो यहाँ इस प्रतिरोध में भी धारा जाएगी, इसमें भी धारा जाएगी, इसमें भी और इसमें भी, चारों में धारा बहेगी। और जब इसमें धारा बहेगी तो हम ये चेक करने के लिए इसमें गैल्वेनोमीटर लगाए हैं कि क्या इस बीच वाले परिपथ में, बीच वाले तार में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा गैल्वेनोमीटर से। अगर इस वाले में धारा बह रही होगी तो ये गैल्वेनोमीटर तुरंत बताना शुरू कर देगा कि इसमें धारा बह रही है। जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे और देखेंगे धारा बह रही कि नहीं बह रही। अगर बह रही है इसमें तो गैल्वेनोमीटर बताएगा धारा बह रही है। आई बात समझ में? हाँ हाँ, लगा होगा तभी तो पता चलेगा, वही बता रहा है।
अगर मान लो यहाँ पे तुम गैलोमीटर नहीं लगा रहे हो तो तुम कोई उपकरण लगा सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, धारा बहेगी तो बल्ब जलेगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर धारा का मान बहुत कम है, माइक्रो में या मिली में है, तो गैलोमीटर लगाओगे तो हल्का से भी अगर धारा बहेगी तो तुरंत बता देगा, तुरंत सुई हल्का सा मुड़ जाएगी। वही हाँ, अभी बता रहे हैं क्या करना है, तो बता रहे हर बात हम तुमको बताएंगे। तो ये चेक करने के लिए इसमें गैलोमीटर लगाया गया कि बीच वाले लाइन में या बीच वाले तार में धारा बह रही है या नहीं रही, बस ये बताने के लिए, ये चेक करने के लिए लगाया जाता है गैलोमीटर। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनो, ये जो 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं ना, इन चारों प्रतिरोधों में एक प्रतिरोध ऐसा है जिसके मान को हम बदल सकते हैं, और जिस प्रतिरोध के मान को हम बदल सकते हैं उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध, है ना? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो परिवर्ती प्रतिरोध इसमें है ये आर वाला। आर वाला एक ऐसा प्रतिरोध है जिसके मान को बदल सकते हैं, ये परिवर्ती है, इसके मान को हम बदल सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है ना? परिवर्ती प्रतिरोध, हम इस प्रतिरोध को घटा और बढ़ा सकते हैं। समझ में आई? और क्यों ऐसे प्रतिरोध हैं जिनके मान हमको फिक्स पता है कि कितना मान है प्रतिरोध का, इन दोनों प्रतिरोधों के मान हमको फिक्स मालूम है, तो इनको हम कहेंगे ज्ञात प्रतिरोध। ये परिवर्ती प्रतिरोध है, ये ज्ञात प्रतिरोध है, ये भी ज्ञात है और ये भी ज्ञात है। ये हमको पहले से ही पता कि इनके मान कितने फिक्स और चेंज नहीं होंगे इनके मान। और ये एस वाला जो प्रतिरोध हमको पता नहीं कितना है, एस वाले प्रतिरोध का मान हमको नहीं पता, तो इसका नाम क्या हो गया? अज्ञात प्रतिरोध। बताओ जान जी, ये बातें समझ में आ रही है? सबको नहीं समझ में आती? ये दोनों ज्ञात प्रतिरोध है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध। अब तुम्हारे दिमाग में फिर क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों ज्ञात है तो ये परिवर्ती क्यों है ना? अभी बताते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलन की अवस्था में लाने के लिए इसको परिवर्ती प्रतिरोध में लगाया। अब संतुलन की अवस्था क्या होती है? ये उपकरण से हम इस अज्ञात प्रतिरोध के मान को तभी निकाल सकते हैं जब हम इसमें बहने वाली धारा का मान 0 कर पाएंगे। सही बात समझ में? तो 0 कैसे होगी? 0 होगी इस परिवर्ती प्रतिरोध के मान को घटा बढ़ा करके। ठीक है, हम ये सब जो बातें बता रहे हैं अभी हम अगले स्टेप में बताएंगे, लिखवाएंगे भी, समझाएंगे। तो रचना समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हम अभी रचना तक ही बात कर रहे हैं, आगे की बातें हम बताएंगे। रचना समझ में आ गई? क्या होता है? इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की भुजाओं में इस प्रकार जोड़ देते हैं कि एक चतुर्भुज की रचना करेंगे, है ना? भुजाओं में जोड़ देते हैं इस तरीके से, और इन दो चतुर्भुज के एक विकर्ण में बैटरी लगा देते हैं, दूसरे विकर्ण में हम कुंजी के साथ गैलोनोमीटर लगा देते हैं। हो गई रचना? हाँ ठीक, हाँ बाहर लगा, इन दोनों ए और सी के बीच बाहर लगाते हैं, यहाँ यही तो धारा जाएगी इसमें। सिद्धांत क्या है? अभी सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। सिद्धांत कोई स्टोन केस का सिद्धांत, ये खाली सिद्धांत नहीं बना। सिद्धांत संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है बताओ? संतुलन की स्थिति किसको कहते हैं? संतुलन की स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जब इसमें कोई धारा बीडी में कोई धारा ना बह रही। बीडी मतलब गैलोनोमीटर वाले में तार में कोई धारा ना बह रही, यानी गैलोनोमीटर में सुई कहाँ हो? बीच में, 0 पे ही, कोई धारा ना बहे, उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलन के या शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य विक्षेप की स्थिति। आई बात समझ में? जब इसमें कोई धारा ना बह रही तब क्या कहेंगे हम कि परिपथ किस स्थिति में है? संतुलन की स्थिति में या शून्य विक्षेप की स्थिति। समझ में आई बात? तो संतुलन की स्थिति में गैलोनोमीटर गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप की शून्य विक्षेप
की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है तथा विकर्ण, कौन सा विकर्ण भाई, बीडी, विकर्ण बीडी में, बीडी में कोई धारा नहीं, कोई धारा नहीं बहती, ठीक, कोई धारा नहीं बहती इसमें, इसमें कोई, जब अगर हम कुंजी को ऑन रखेंगे, ध्यान रखना, अब पता लगा कुंजी ही तुम बंद कर रखे हो तो धारा वैसे भी नहीं बहेगी, करंट ही नहीं फ्लो होगा। हम इसमें धारा के मान को रोकने और चलाने के लिए कुंजी लगा दी, ठीक। और अगर इसमें धारा बह रही है तो शून्य विक्षेप की स्थिति हम परिवर्तित प्रतिरोध की सहायता से लाएंगे, प्रतिरोध के मान को घटा बढ़ा करके, ठीक है। तो हम फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे संतुलन, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर चतुर्भुज की भुजाओं के, तो संलग्न, संलग्न भुजाओं के, संलग्न भुजाएं कौन सी होती बताओ, संलग्न भुजाओं के, यही अगल बगल वाली, प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाएं या भुजाओं, प्रतिरोधों के अनुपात, प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। ये है द्वार सिद्धांत, कोई स्टोन टेस्ट का सिद्धांत यही है, ठीक। इस चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही, ये कब होगा, ये संतुलन की स्थिति में होगा, ऐसे नहीं होगा। और संतुलन की स्थिति कब होगी, जब इसमें धारा नहीं बहेगी, जीरो होगी। अब मान लो संतुलन की स्थिति नहीं है तो हमको संतुलन की स्थिति पहले बनानी है, लेके आनी, कैसे लानी है, परिवर्तित प्रतिरोध का इस्तेमाल करके। आई बात समझ में। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P बटा Q, यही तो है संलग्न भुजाओं का अनुपात। देखो परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, धारा संतुलन की स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, दो संलग्न भुजाएं का प्रतिरोधक अनुपात यही तो होगा, P बटा Q, इनका अनुपात बराबर होगा शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के, शेष दो संलग्न भुजाएं कौन सी, यही तो है, इनके प्रतिरोधों के अनुपात के। तो P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा बताओ, R बटा S, ये तो होगा R बटा S। यही संबंध होता है चारों प्रतिरोधों के बीच, चारों प्रतिरोधों के बीच यही संबंध होता है। ये चारों प्रतिरोध जो मैंने लगा रखे हैं इनके बीच यही संबंध है। तीन प्रतिरोध तो पता ही है कौन कौन से, P ज्ञात है कि नहीं बताओ, R Q भी ज्ञात है, और ये परिवर्तन ये भी तो ज्ञात होगा। तो जब तुम इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन पता तो है ना इसका मान कितना है। तीन प्रतिरोधों के मान पता है तो चौथे का निकल जाएगा, इस सूत्र से आराम से निकल जाएगा, तो चौथे का मान पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल कर, ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा हल कर सकते हैं, अथवा कर, चलो इधर कर सकते हैं। हमको कौन अज्ञात प्रतिरोध कौन है, S है ना, तो हमको S का मान अगर निकालना तो किसकी गुणा करोगे, PS करोगे और इसकी गुणा QR करोगे, बोलो तो S बराबर कितना आएगा, QR बटे P। अब बताओ, अब बताओ, Q प्रतिरोध का मान पता है ना, R भी पता है, P भी पता है, तीनों के मान रखोगे S निकल जाएगा कि नहीं। अरे परिवर्तित, परिवर्तित मतलब हम चेंज कर सकते, लेकिन इसका मान तो हमको पता होगा ना कितना मैंने किया है, ये तो मान पता होगा ना हमको। हाँ वही प्रतिरोध रखेंगे, संतुलन की स्थिति में इसीलिए तो लिखवाइए,
है ना। संतुलन की स्थिति के बाद ये नियम काम नहीं रहेगी तो ये संबंध काम करेगा, और इस संबंध का इस्तेमाल करके हम चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, इस संबंध का इस्तेमाल, तो इस संबंध को ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। इसमें एस अज्ञात प्रतिरोध है, बाकी तीनों ज्ञात प्रतिरोध है। ठीक, बताओ जानवी, क्लियर हुई? डाउट क्वेश्चन आता है माइंड में तो पूछ सकते हो। अब ये मैंने जो क्यू आर बटा एस लिखा, ये आया कहाँ से, है ना, इसके बारे में बात करें। कहाँ से आया? नहीं तो ये अनुपात बराबर क्यों होता है, ये कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले डायग्राम को हम यहाँ बड़ा सा बना रहे हैं। ठीक, सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति हमको करना है। ठीक है, देखो तुम लोग बोर्ड पे ध्यान से देखो, उत्पत्ति कर लो फिर देखो आगे। देखो जब हम स्विच को यहाँ पे ऑन करेंगे, हम उत्पत्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम जब स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पर, यानी कुंजी K1 लगाएंगे, यहाँ पे K2 K1 कुंजी लगाएंगे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति में आई निकलेगी, यहाँ से निकलेगी आई, आई धारा यहाँ से निकलेगी, ये आई धारा, यहाँ से आई धारा, सॉरी आई वन नहीं आई, यहाँ से धारा स्प्लिट कर जाएगी, तो दो रास्ते मिल रहे हैं। एक परिपथ में चली जाएगी I1 धारा, दूसरे में चली जाएगी I2 धारा। तो I1 और I2 में बट जाएगी कुछ इस तरीके से। ऊपर वाले में चली जाएगी I1, ऊपर इसमें चली जाएगी I1 धारा, और नीचे वाले में I2 धारा। बट जाएगी कि नहीं बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि I1 और I2 प्लस I1 प्लस I2 बराबर I, ये तो हुआ मतलब। I ही तो बट रही है I1 I2 में, तो I1 प्लस I2 बराबर I नहीं हो जाएगा, या I बराबर I1 प्लस I2 नहीं हो जाएगा बताओ? इसमें I1 धारा आई, ये दोनों श्रेणी को I1 धारा रहेगी यहाँ, जब अच्छा इधर से ये I2 धारा इसमें आएगी, इस वाले जब प्रतिरोध में आएगी तो I2 धारा तो रहेगी, धारा तो श्रेणी में बदलती नहीं है, I2 इसमें। अब यहाँ पे C बिंदु पर फिर एक संधि है। किरचॉफ का पहला नियम कहता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, होता है कि नहीं होता है? तो अब ये संधि से जो दूर जाएगी धारा तो I1 प्लस I2 होगी कि नहीं होगी? तो ये I1 प्लस I2 जो I के बराबर है, I धारा यहाँ पे फिर हो जाएगी, और जितनी धारा बैटरी लेता है उतनी धारा वापस ले लेता है। I धारा दिया था इसने, तो I ही वापस ले लेगा, नहीं ले लेगा? तो यहाँ पे किरचॉफ का देखो पहला नियम काम कर रहा है कि नहीं, बताओ? तो किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, या कह लो धारा के नियम से, या संधि के नियम से, संधि के नियम से देखो सीधे सीधे, संधि के नियम, इसमें तो गई नहीं संतुलन की स्थिति में, ये भी लिख लो यहाँ पे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, सब लोग बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे संतुलन की स्थिति में इसमें तो कोई धारा बहे नहीं, बोलो, तो इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, और फिर आपस में मिल करके चल चली जाएगी, है कि नहीं? तो संधि के लिए I बराबर I1 प्लस I2, ये तो लिखेंगे, इसको घटो समीकरण नंबर 1। अब हम लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। अब यहाँ पे देखो कितने लूप बन रहे हैं, दो लूप दिखाई पड़ रहे हैं, बन रहे हैं नहीं बन रहे, एक ये और एक ये। अब इस लूप में हम लगाएंगे का नियम, पास नियम से। अब पास का नियम लगाएंगे, तो पास का नियम जब लगाएंगे तो हमको एक पास दिख रहा है ए बी डी ए, यहाँ देखो लूप ए बी डी ए में, ए बी डी ए में। अब इसमें लगाओ नियम, ठीक? तो इसमें नियम हम पहला इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं क्लॉकवाइज चक्कर लगा, तो ये है प्रतिरोध, पहले हम प्रतिरोध पे रुकते हैं ना पहले चक्कर में, तो ये है प्रतिरोध, बोलो ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है? I1 धारा बह रही है। अब प्रतिरोध कितना है? P, है ना? प्रतिरोध और उसके संगत बहने वाली धारा का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सभी बैटरी के वैद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो है लूप का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम।
इसमें बह रही धारा I1 और इसके संगत प्रतिरोध P। अच्छा, इसके बाद जब इधर की तरफ आएंगे इसमें तो कोई धारा बह नहीं रही है, बोलो। फिर हम इधर की तरफ से पाएंगे इस तरफ, तो इस तरफ जब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन उल्टा है। तो हम इसमें जो धारा बह रही है उसका मान कितना है, I2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I2 और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, S। लेकिन उल्टा है होने की वजह से यहाँ हम माइनस लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो आप बराबर लगाएंगे, बोलो। अब फिर हम एक चक्कर लगाएंगे और जब हम फिर किसी में चक्कर लगाएंगे उसी डायरेक्शन में तो हम बैटरी पे रुकेंगे। तो यहाँ पे कोई बैटरी कहाँ है, इस लूप में कहीं पे कोई बैटरी लगी है? नहीं लगी। बैटरी नहीं लगी तो वैद्युत वाहक बल 0। आई बात समझ में? जब बैटरी नहीं होगी तो वैद्युत वाहक बल 0 होगा। इतनी बात समझ में आई नहीं है? इसको कर दो समीकरण नंबर 2। कर दिया। अब क्या करें, अब हम ये वाला लूप लेंगे। इस लूप का क्या नाम है, बी सी डी बी लूप। बी सी डी बी में इसमें आ जाओ, इस लूप में आ जाओ। इसमें हम चक्कर ऐसे लगा दें, इसी तरीके से क्लॉकवाइज लगा। तो बी और डी इस तरफ हम आ रहे हैं ना, इस तरफ हम आ रहे हैं तो धारा कितनी बह रही क्यू में, I1। तो ये हो जाएगा I1 क्यू। हम यहाँ से जब हम इधर की तरफ आएंगे धारा उलट गई, हमारे चलने की दिशा के उल्टी धारा है, तो माइनस के कितना हो जाएगा ये I2 R बराबर। फिर वापस हम उसी बिंदु, बोलो। अब सेल इसमें है नहीं, तो जब सेल नहीं तो वैद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 हो गया कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब देखो, अब इस I1P माइनस I2S बराबर किसके है, 0 के है। तो इस माइनस I2S को उधर भेज करके प्लस कर सकते हैं, बोलो बताओ, कर सकते हैं ना। तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I1P बराबर I2S लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1-2 कर दो इसको, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से, बोलो जानवी। अच्छा, इसी तरीके से इसको भी तुम I1Q बराबर I2R ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 3 करके। इसको भी बॉक्स में मत कर दो। आप समीकरण 2 और 3 को देखो ध्यान से, इसको इससे भाग कर दो। समीकरण 2 व 3 को क्या कर दे, भाग कर दे। I1Q बराबर I2S बटे I2R, ये तो बनेगा। अब I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो क्या हमारे पास आएगा, यहाँ S होना चाहिए था, यहाँ R, लेकिन हमने जो प्रूव कराया है ना, यहाँ पे R होना चाहिए था और यहाँ S होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे R होना चाहिए था और यहाँ S होना चाहिए था। ठीक, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, R, यहाँ S। तो यहाँ पे क्या आएगा, R अपान S। अज्ञात प्रतिरोध ऐसे ही रखो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक, ये तो बताओ, यही बात प्रूफ हो गई कि नहीं, प्रूफ हो गई। व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत मैंने पढ़ाया था वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, किरचॉफ के नियम। तो जिन बच्चों ने किरचॉफ का नियम नहीं पढ़ाया होगा ना, तो वो व्हीटस्टोन सेतु नहीं समझ पाएंगे कहाँ से आ गया है कि नहीं। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, वैद्युत वाहक बल, ये सब इस पाठ के रीढ़ की हड्डी है, समझ लो। ठीक है, ज्यादातर न्यूमेरिकल से विषय पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, चित्र जरूर बनाना ऊपर पर चिन्ह, और जैसे मैंने पढ़ाया है बिल्कुल ऐसे लिखो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते।